हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है हियर अलोन। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक घने जंगल में एन नाम की लड़की को देखते हैं जिसने अपने शरीर में जानवरों का मन लगाया है। असल में कुछ टाइम पहले किसी अनजान वायरस की वजह से आधी दुनिया जो है वो खत्म हो गई है और इस वायरस ने सारे इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया है और जो इंसान बच चुके हैं ज़ॉम्बीज उनके खून के प्यासे हो चुके हैं और यही वजह है कि एन इस जंगल में रह रही है। वहीं एन के पास एक गाड़ी है जिससे वो यहाँ तक आई है। वो इसी गाड़ी में सोती है और खाने को इकट्ठा करती है। अगर एन की फैमिली की बात करें तो वो अपने हस्बैंड जेसन के साथ रहती थी और उसकी एक बेटी भी थी जो 2 साल 3 महीने की थी। लेकिन जब ये वायरस फैलने लगा तब एन और जेसन को अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए घर छोड़ना पड़ा क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को कुछ भी हो। इसलिए जेसन जंगल की तरफ आ गया क्योंकि उसे पता था कि जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है। असल में जेसन कैंपिंग पर जाता रहता था, इसलिए उसे जंगल के बारे में काफी जानकारी थी और उनका घर बस जंगल से 4 या 5 किलोमीटर ही दूर था। वहीं जेसन एन को बताता है कि हमें यहाँ कैसे सरवाइव करना है और इन दोनों के पास बस कुछ ही सप्लाईज बची थी क्योंकि इन्होंने बड़े जल्दीबाजी में घर छोड़ दिया था। हर तरफ बस मौत का माहौल था। अब जेसन एन को निशाना लगाना सिखाता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके क्योंकि जेसन को डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो एन सब कुछ संभाल सके। अब एक दिन इनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और जेसन पास के घर से दवाइयाँ और कुछ खाने का सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। अब जेसन के ना आने के कारण एन जेसन को ढूंढने का फैसला करती है और वो अपनी बच्ची को कार में लॉक करके जेसन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ कुछ ही दूरी पर उसे जेसन की लाश मिलती है जिसके हाथ में दवा और कैंड फूड थी। एन रोते हुए उससे सारी चीजें लेकर वापस आ जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एन के पास सब कुछ खत्म हो जाता है और अब उसे खाने पीने का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है। इसलिए वो अपनी बच्ची को कार में लॉक करके सामान इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां एन ने जेसन से जो भी चीजें सीखी थी वो उसे अप्लाई करने लगती है। एन एक बाल्टी में अपने टॉयलेट को जमा करती है और खुद के शरीर पर जानवरों का मल लगा लेती है जिससे ज़ॉम्बीज को उसकी महक ना आए। इसके साथ वो छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और खाने के लिए कुछ बेरीज भी ले आती है, लेकिन वो बेरीज जहरीली थी इसलिए बेरीज को खाने के कुछ टाइम बाद एन को उल्टी आने लगती है। अब उल्टी करने के बाद एना की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं लेट जाती है। अब एना की ऐसी हालत देखकर लगता है कि वो इन सब से थक चुकी है और बिल्कुल अकेली पड़ गई है। वहीं एन के पास एक पुराना रेडियो भी था जिसमें हमेशा फ्रेंच ब्रॉडकास्ट चलता रहता था और ये सब एन को समझ में नहीं आता था क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती थी। साथ ही एन के पास एक म्यूजिक फोन भी है जिसे देखकर वो अपनी टीवी को याद करती है। लेकिन एन की बेटी के साथ क्या हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे। अब अगले दिन एन जब अपने ट्रैप को देखती है तो उसमें कोई भी जानवर नहीं फंसा होता। फिर ये देखकर एन को बहुत दुख होता है। साथ ही उसके पास बस 2 दिन का ही खाना बचा था और अब उसे किसी भी हालत में खाने का इंतजाम करना ही होगा, जिसके लिए उसे किसी के घर में जाना होगा। एन घर में जाने के लिए कुछ तैयारी करती है और सबसे पहले अपने हाथ को काटकर उसका खून एक शीशे में इकट्ठा करती है और फिर वो अपने पूरे शरीर पर जानवरों का मल लगा लेती है जिससे ज़ॉम्बीज को उसकी स्मेल ना आ सके। वहीं एन के पास एक बंदूक भी थी जिसमें सिर्फ 4 गोलियां थी, लेकिन वो अभी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि गोलियां कम थी। जिसके बाद एन घर के पास पहुंच जाती है जहां वो फैंस पर अपने म्यूजिक फोन को टांग देती है और उसमें खून लगा देती है जिससे ज़ॉम्बीज इस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो पीछे से जाकर खाने का सारा सामान ले आए। एन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो खिड़की से एक घर में जाती है जहाँ बहुत सारा कैंड फूड था। एन सारे कैंड फूड को अपने बैग में भरकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन घर से निकलते वक्त एन के पैरों से डस्टबिन गिर जाता है जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज एन के पीछे लग जाते हैं। एन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागती है पर फैन से निकलते वक्त उसके पेट में चोट लग जाती है जिससे खून निकलने लगता है और ये चीज ज़ॉम्बीज को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है और इसी भाग दौड़ में एन के बैग से काफी सारे कैन फूड गिर जाते हैं। एन फौरन अपनी गाड़ी के पास आकर अपने टॉयलेट से भरी बाल्टी को अपने ऊपर डाल लेती है जिससे ज़ॉम्बीज को उसकी स्मेल ना आ सके। फिर वो जल्दी से अपने कार के अंदर बैठकर चली जाती है। अब एन के पास बस 4 कैन फूड थे, इसलिए वो अगली सुबह उठकर उन कैन फूड को लेने के लिए जाती है जो उसे मिलते भी हैं। एन गिरे हुए कैन फूड को उठाकर अपने बैग में भरती है और फिर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घायल आदमी और उसकी बेटी पर पड़ती है जिसमें लड़की का नाम ओलिविया है और आदमी का नाम क्रिस। क्रिस के सिर पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश था।
पहले तो एन इन दोनों को शक की नजरों से देखती है और सोचती है कि कहीं ये दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। इसलिए एन क्रिस और उसकी बेटी को अपने कैंप में ले आती है और क्रिस की मरहम पट्टी करती है। हालांकि क्रिस अब भी बेहोश होता है, पर तभी ओलिविया एन को बताती है कि क्रिस मेरे स्टेप डैड हैं, जिन्होंने हाल ही में मेरी मॉम से शादी की थी और फिर ये वायरस फैल गया। असल में हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सब सही है। अब एन ओलिविया के साथ मिलकर उस फ्रेंच ब्रॉडकास्ट को सुनती है जिसे वो अक्सर सुना करती थी, लेकिन ओलिविया को भी फ्रेंच नहीं आती थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद एन ओलिविया को कार में आकर सोने के लिए बोलती है, पर ओलिविया उसे मना करती है और कहती है कि मैं क्रिस के साथ कैंप में ही रहूंगी। वहीं थोड़ी देर बाद क्रिस को होश आता है और वो एन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एन ने उसकी मरहम पट्टी की थी। फिर वो एन को कहता है कि तुमने तो यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप किया है, इसके लिए तो कोई भी तुम्हें मार सकता है। फिर वो एन से अगला सवाल करता है। वो उससे कहता है कि क्या इस गाड़ी का टैंक भरा हुआ है। जवाब में एन ना कहती है और अब क्रिस की बातें सुनकर एन को डर लगने लगता है और वो सोचती है कि कहीं ये दोनों मिलकर मुझे मार ना दे और मेरे सामान को लेकर यहाँ से भाग ना जाए। पर तभी क्रिस उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मेरी मदद की, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। फिर आगे क्रिस बताता है कि मेरी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे उसे बेड से बांधना पड़ गया। रात भर मुझे उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी और जब उसका दर्द मुझसे सहा नहीं गया तो मैंने उसे जान से मार दिया। तब एन उससे कहती है कि हम सब ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को जरूर खोया है और इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन एन क्रिस और ओलिविया को मजे करते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि क्रिस इतने जल्दी से सब कुछ कैसे भूल गया। खैर एन ने तो बिल्कुल हंसना ही छोड़ दिया था, वो हमेशा गुमसुम सी रहने लगी थी। अब शाम के वक्त एन एक बार फिर से उन दोनों को हंसते हुए देखती है और उसे फिर से अच्छा नहीं लगता और इस बार वो क्रिस को ऐसे हंसने के लिए मना करती है, जिस पर क्रिस उसे सवाल करता है कि तुम्हें हमारे हंसने और बात करने से क्या दिक्कत है। एन जवाब में कहती है कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम मजे कर रहे हो। क्रिस एन से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, बस मुझे पता है कि कब क्या याद रखना है। फिर अगले दिन ओलिविया को चोट लग जाती है, जिसे देखकर एन उसका ख्याल रखती है। वो ओलिविया को अपनी बेटी की तरह मानती है और समय के साथ साथ क्रिस और एन में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और ये चीज ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो भी क्रिस को पसंद करती थी, जो असल में उसके स्टेप डैड थे। लेकिन क्रिस इस बात से बिल्कुल अनजान था, उसे पता नहीं था कि ओलिविया भी उसे पसंद करती है। फिर एंड में ओलिविया क्रिस से सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके, हम यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। क्रिस जवाब देता है कि ऐसे अचानक से चले जाना एन को अच्छा नहीं लगेगा और फिर उसने तो हमारी काफी मदद की है, हमें उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोलना चाहिए क्योंकि हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। रात के वक्त एन देखती है कि जो भी कैंड फूड उसने क्रिस को खाने के लिए दिए थे उनमें से कुछ फूड को वो बचा कर रखा था। ये देखकर एन उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है कि आगे रास्ते में हमें खाने की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे बचा कर रखा है। क्रिस की ये बात सुनकर एन उसकी तरफ और अट्रैक्ट होती है और वो क्रिस को और एक कैन ऑफर करती है, लेकिन क्रिस उसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत तो तुम्हें भी पड़ेगी अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो। फिर मैं इन्हें रख लेता। एन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, यह मेरी फैमिली की यादें हैं और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें कोई मिलेगा भी या नहीं इसका कोई जवाब नहीं है। खैर अब एन धीरे धीरे क्रिस और ओलिविया के साथ घुलने मिलने लग जाती है। एन के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है और जब वो तीनों साथ में स्विंग कर रहे होते हैं तो क्रिस और एन की नजदीकियां देखकर ओलिविया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो क्रिस से एन के बारे में बोलती है कि एन बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। क्रिस ओलिविया से कहता है कि एन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे और इतने टाइम से वो यहाँ अकेली रह रही है तो उसे भी तो हमारी जरूरत है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एन और ओलिविया साथ में बैठे हुए होते हैं। तब एन को अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं। जब वो अपनी बच्ची को कार में छोड़कर खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी तब उसका सामना एक लेडी ज़ॉम्बी से हुआ था जिसे उसने गोली मार दी थी, लेकिन उसके खून के छींटे एन के कपड़ों में लग गए थे। पर जब वो वापस आई तो उसकी बच्ची रो रही थी, जिसे उठाकर एन चुप कराने लगी, लेकिन इसी दौरान एन के कपड़ों में लगा खून बच्ची के मुंह पर लग गया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गई। फिलहाल कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हम क्रिस और एन को लकड़ियां लाते हुए देखते हैं। इधर कैंप में ओलिविया ने क्रिस को अपनी दिल की बात बताने का सारा इंतजाम कर लिया था, लेकिन क्रिस एन के साथ था
वो एन को पहली बार किस करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो सोचता है कि शायद एन उसकी बात मान जाए और फिर दोनों उसी कार में रात बिताते हैं, लेकिन ये चीज ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाहर आते ही गाड़ी के ट्रक से सारे फूड कैम्प को निकालकर वहाँ से निकल जाती है। सुबह उठते ही क्रिस एन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एन फिर से उसे मना करती है। वो उसे कहती है कि मेरी फैमिली की यादें यहाँ हैं, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकती। क्रिस एन को समझाता है कि ये जगह सेफ नहीं है और वैसे भी तुम्हारा परिवार तो अब मर चुका है, तो तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगी, इसलिए चलो मेरे साथ, तुम्हें आगे जीना भी तो है। पर एन को क्रिस की ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि शायद मैंने एन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अगर वो साथ नहीं जाना चाहती तो मुझे इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वही एन जब बाहर आती है तो वो गाड़ी के ट्रक को खुला हुआ देखती है जिसमें से फूड कैंस गायब थे और साथ ही ओलिविया भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जिसके बाद क्रिस और एन दोनों ही ओलिविया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर ओलिविया जंगल में एक लेडी ज़ॉम्बी को देखती है जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाती है। अब ओलिविया की आवाज सुनकर क्रिस फौरन उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन लेडी ज़ॉम्बी क्रिस पर भी हमला कर देती है। अब ये देखकर एन जैसे ही लेडी ज़ॉम्बी पर शूट करने के लिए गन उठाती है तो उसे याद आता है कि गन में गोली ही नहीं है, इसलिए वो ज़ॉम्बी पर गन से ही हमला करने लगती है और फिर क्रिस उस गन से उस लेडी ज़ॉम्बी को मार देता है। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाता है जब एन देखती है कि उसकी बेटी के अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। एन अपनी बेटी की हालत का कसूरवार खुद को समझती है, इसलिए वो अपनी बच्ची का दर्द कम करने के लिए एस्पिरिन की बोतल में बेबी फार्मूला मिला देती है और उसके साथ ही अपनी कुछ खून की बूंदें मिलाकर अपनी बेटी को पिला देती है, जिससे एन की बेटी सीधा दम तोड़ देती है, क्योंकि एन के पास अपनी बेटी का दर्द कम करने के लिए बस यही रास्ता बचा था। इसी के साथ कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ क्रिस ओलिविया के साथ किसी भी हालत में इस जगह से निकलना चाहता है। वो एन से कहता है कि अब तुम साथ चलो या ना चलो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और एक बार फिर एन साथ चलने के लिए मना करती है, पर क्रिस के कई बार समझाने पर आखिर में वो मान ही जाती है। फिर वो क्रिस को स्टोर किया हुआ फ्यूल दिखाती है और उससे कहती है कि हमें रास्ते के लिए और फूड की जरूरत है, इसलिए वो क्रिस के साथ मिलकर पास के घर से फूड लाने का फैसला करती है। ये देखकर ओलिविया भी साथ चलने के लिए बोलती है और फिर दोनों ओलिविया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रिस का ये प्लान होता है कि वो ज़ॉम्बी को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेगा और एन ओलिविया को लेकर अंदर खाने के लिए जाएगी। पर अब ओलिविया एन के साथ अंदर खाने लेने के लिए जाती भी है तो वो मौके का फायदा उठाकर एन पर गन के पिछले हिस्से से हमला करती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। साथ ही वो एन के हाथ पैर बांधकर जोर जोर से चिल्लाती है ताकि ज़ॉम्बीज वहां पर आकर एन को खा लें। फिर बाहर आकर ओलिविया क्रिस को बताती है कि एन की मौत हो गई है, जिसके बाद दोनों ओलिविया द्वारा लाए फूड को लेकर सीधा कैंप की तरफ भागते हैं और इसी बीच एन को होश आता है और फिर वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए कैंप तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ज़ॉम्बीज ने क्रिस और ओलिविया पर हमला कर दिया है। असल में जब ओलिविया एन को उस घर में फंसाकर भागी थी तो वो अपने ऊपर यूरिन डालना भूल गई थी और ज़ॉम्बीज उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे आ गए थे और तभी एन अपनी गन में बुलेट डालकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है और लास्ट में एन के गन में बस एक ही गोली बचती है, जिससे वो क्रिस और ओलिविया में से किसी एक को बचा सकती थी। तो कुछ देर सोचने के बाद वो ओलिविया को बचाने का फैसला करती है और क्रिस उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। एन फौरन ओलिविया को लेकर वहां से निकल जाती है और वो क्रिस को बहुत ही याद करती है। वहीं ओलिविया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब ये सब देखकर एन बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है और सोचती है कि मेरी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो हमेशा मुझसे दूर क्यों हो जाता है, और इसी चीज से वो काफी ज्यादा तंग भी आ जाती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।